हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी मुताबिक स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, स्पेशली वीकली 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट होगा जिससे आपने जो भी क्लास में पढ़ा उसको टेस्ट कर सकेंगे और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो समझ पाएंगे। वंस यू क्लियर प्रीलिम्स, आपके लिए आंसर राइटिंग सेशन भी रखा जाएगा, मॉक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। फर्दर इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो है 6002417488। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल, डज इंडिया नीड न्यूट्रिशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी न्यूट्रिशन से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो आपका फूड सिक्योरिटी है, तो इंडिया में जो फूड सिक्योरिटी है उसको अचीव करने के लिए डिफरेंट समय पे गवर्नमेंट ने डिफरेंट तरीके से जो मेजर्स है वो लेने की कोशिश की है। जैसे आपका टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लिया था, उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लिया, उसी चीज़ को फिर क्या किया, आपका लीगल राइट्स बना दिया गया अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। लेकिन इसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम ये आई कि फूड सिक्योरिटी तो अचीव हो गया कि लोगों को फूड मिल रहा है, कैलोरीज इनटेक हो रहा है, लेकिन हमारे देश में पैरेलली ये देखा गया कि जो हिडन हंगर है उसका जो प्रॉब्लम है वो परसिस्टेंट है। तो हिडन हंगर से क्या मतलब होता है कि जैसे गवर्नमेंट जो है चावल प्रोवाइड करती है, तो चावल से क्या होता है, लोगों का पेट तो भरता है लेकिन सारे जो एसेंशियल माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिलते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि कोई भी फूड है उसमें हमें 3-4 जो कंपोनेंट है वो होना ज़रूरी है। पहला तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है एनर्जी के लिए, दूसरा जो प्रोटीन है बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, सेकेंडली जो आपके थर्डली जो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमें बीमारी से लड़ने में, हमारे डिफरेंट ऑर्गन को सही रखने में मदद करती है। तो इसमें जो पहला एलिमेंट है कार्बोहाइड्रेट का वही फुलफिल हुआ है और बाकी जो आपके एलिमेंट्स है फूड के, जो कंप्लीट फूड होना चाहिए वो नहीं है। तो इसीलिए क्या है, हमारे देश में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है या फिर उससे पहले भी जो डेटा है उसमें एक ग्रीम सिचुएशन दिखाया गया है, जिसे मोर देन 50% ऑफ इंडियाज वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। देन जो चाइल्ड है उनके अंदर स्टंटिंग एंड वेस्टिंग का प्रॉब्लम है। लगभग 35% जो हमारे चाइल्ड है उनके अंदर स्टंटिंग मतलब हाइट के रेशियो में जो वेट है वो कम होना या फिर वेस्टिंग का हम प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा कि नेसेसिटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन है कि आज के समय पे अगर हम देखें तो एक देश हेल्दी कब होगा, जब जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी रहेंगी। और हेल्दी पॉपुलेशन कब होगा, जब उनका जो न्यूट्रिशन है वो बेटर होगा। तो अभी इसमें अगर देखें हमारे देश में न्यूट्रिशन का जो आपका प्रॉब्लम है, अंडर न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है, जिसके वजह से हिडन हंगर जो है हमें दिखाई पड़ रहा है और इसके वजह से क्या है, जो हेल्थ में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है वो देखने को मिल रहा है। सोसाइटी में इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। उसके बाद जो लोगों का प्रोडक्टिविटी है, जैसे चाइल्ड अगर है तो उसका एजुकेशन में प्रोडक्टिविटी, खेल में प्रोडक्टिविटी नहीं है। अगर वो आपका एजेड पर्सन है, मैच्योर्ड पर्सन है, तो उसका जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी होना चाहिए उसमें काफ़ी लैगिंग देखा जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो है वो जीरो हंगर के बारे में बात करता है और सस्टेनेबल फूड डेवलपमेंट के बारे में भी बात करता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ क्वांटिटी में ध्यान नहीं देना है, हमें क्वालिटी में भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी
है। फिर रोल ऑफ फंक्शनल फूड, तो फंक्शनल फूड इसमें क्या बता रहा है, जिस फूड के ज़रिए हमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स मिलती है, जो डिजीज़ को प्रिवेंट करता है। तो इसमें अभी जो आपका फंक्शनल फूड है उसको अचीव करने के लिए डिफरेंट तरीके का जो मेथड्स है अक्रॉस द वर्ल्ड अपनाया जा रहा है, जैसे बायो फोर्टिफिकेशन। तो बायो फोर्टिफिकेशन से क्या होता है, जैसे राइस है उसमें विटामिन ए को ऐड कर देना, या फिर कोई फूड है उसमें विटामिन डी सप्लीमेंट्स को ऐड कर देना, उस तरीके के हम चीज़ों को देख सकते हैं। देन 3D फूड प्रिंटिंग हो, इन सभी चीज़ों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपके जो कन्वेंशनल क्रॉप्स है लाइक आपके लेग्यूम्स हो, सीरियल्स हो, फिर जो एनिमल प्रोटीन है वो हो, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, बायो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इट मीन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बायोलॉजी में चेंजेस लाके हम फूड को और बेटर बना सकते हैं। स्मार्ट प्रोटीन का इकोसिस्टम अभी देखने को मिल रहा है, जैसे लैब ग्रोन जो आपकी मीट है उसको डेवलप किया जा रहा है, जैसे लैब फूड। तो सिंगापुर में ऑलरेडी इसका टेस्ट हुआ है और इसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो सिंगापुर वाज द फर्स्ट टू अप्रूव कमर्शियल स्केल ऑफ कल्टिवेटेड चिकन इन 2020। तो लैब ग्रोन चिकन है जिसमें क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से जिस तरीके से चिकन बनता है उसी तरीके से लैब में ग्रो कराए जाने की कोशिश कर रही है। ऑलरेडी कोशिश सक्सेसफुल है इन सिंगापुर और डिफरेंट नेशन में भी ये अडॉप्शन देखा जा रहा है। इंडियाज़ करंट लैंडस्केप अगर देखें तो हमारे देश में आपका जो प्रॉब्लम है, क्राइसिस है फूड को लेके, तो अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो या फिर आपका जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये सफिशेंट नहीं है। और इसी के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने जो आपका पोषण अभियान है उसको लिया 2015 के बाद, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया तो उसमें ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा, मतलब न्यूट्रिशन को इंश्योर करने का, जैसे मिड डे मील में अंडा खिलाना या फिर डिफरेंट सीरियल्स का प्रोविज़न रखना, तो वो, या फिर आपके आंगनबाड़ी में डिफरेंट जो न्यूट्री सीरियल्स है उनको प्रोवाइड करना ताकि मदर और चाइल्ड का जो हेल्थ है वो ठीक रहे। तो अभी इसमें और एक ध्यान रखिएगा, जो स्केप्टिसिज्म है हमारी सोसाइटी में, तो अभी स्केप्टिसिज्म क्यों है, लाइक जो लैब ग्रोन फूड है उनको इस्तेमाल करने में लोग, जो पब्लिक है वो थोड़ी सी आपकी संशय उनके मन में रहता है कि ये फूड आर्टिफिशियल है। नो डाउट आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियली उसको बनाया गया है, लेकिन जो नेचुरली ग्रोन फ्रूट है उसी की तरह वो क्या करता है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो हमें प्रोवाइड करता है। और ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस अगर देखें तो जो आपके लैब ग्रोन फूड है या फिर आपका बायोफोर्टिफिकेशन है, इससे क्या होगा, एक तो जॉब क्रिएट होगा, सप्लाई चेन का जो कॉन्स्ट्रेंट है उसको दूर किया जा सकेगा, क्लाइमेट की वजह से जो फूड शॉर्टेजेस दिखाई पड़ रहे हैं उससे भी हम टैकल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, जैसे हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनको ध्यान देना है कि जो रेगुलेटरी लैगिंग है वो कहीं ना रह जाए, बेटर रेगुलेशन हो, बेटर फूड जो सेफ्टी सिक्योरिटी है, स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन किया जाना चाहिए। तो अभी मैंने जो बताया आपको ये पेज में, तो ये जो भी डिस्कशंस रहा, ये जो न्यूज़पेपर में आया वो हमने इसमें आपको इसका निचोड़ इसमें बताया है। अभी थोड़ा बहुत हम हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं अबाउट फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को लेके। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में अगर देखें 19 to 20 सेंचुरी के अंदर, तो बहुत ज़्यादा रिकरेंट फेमाइन आप 1943 में देख सकते हैं, काफ़ी भयंकर फेमाइन आया था। इससे पहले भी कई सारी फेमाइन जो है वो इंडिया ने फेस किया था बिकॉज ऑफ मिस मैनेजमेंट बाय दी कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो हाईलाइटेड वल्नरेबिलिटी टू शॉर्टेजेस, क्योंकि ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी वो प्रायोरिटाइज करती थी एक्सपोर्ट को ओवर लोकल नीड्स, जिसके वजह से क्या हुआ, फूड इनसिक्योरिटी, फेमाइन जैसे सिचुएशन का डेवलपमेंट हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर देखें 50 to 60, तो इस समय हम सेल्फ रिलायंट बन चुके हैं, मतलब सेल्फ रिलायंट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, तो हमारा खुद का पॉलिटिकल सिस्टम है और हम आज़ाद है। तो इसीलिए 1951-52 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लिया गया, और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो आपकी विलेज है उसको हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए ये प्रोग्राम लिया गया था, लेकिन ये फेलियर रहा। इसी की वजह से बलवंत राय मेहता कमेटी आया 1957 में, और फिर 1959 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये सजेशन दिया कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। और उसी के बाद आपको पता है कि 1959 में जो नागौर ज़िला है वहाँ पे पंचायत का पहला आपका जो शुरुआत है वो किया गया। फिर 1960 में हमारा फूड शॉर्टेजेस था,
और PL 480 प्रोग्राम के तहत हम इंपोर्ट कर रहे थे, जो काफ़ी ह्यूमिलेटिंग था। तो इसीलिए हमारे जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे स्वामीनाथन जी, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का इनिशिएशन किया, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल हुआ, इरिगेशन का इस्तेमाल हुआ, और उससे क्या हुआ, हमारी जो कैलोरी की सिक्योरिटी है उसको हमने अचीव कर लिया। और आज के समय पे हम क्या है, नेट एक्सपोर्टर ऑफ राइस या फिर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फूड ग्रेन है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी थी वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ आपका राइस वीट एक मोनोक्रॉपिंग का पैटर्न डेवलप हो गया, जिससे आपके इकोलॉजी के ऊपर तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ही, इवन ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो आज तक बरकरार है। 1970 से 1990 के अंदर अगर देखें तो 1975 में ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम को डेवलप किया गया था, फिर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लिया गया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लिया गया था, और 2000 के बाद अगर देखें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 लिया गया, जिसमें 5 kg पर पर्सन पर मंथ राइस दिया जाता है। तो ये आप इस जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इससे क्या हुआ, जो राइट टू फूड है उसको एक लीगल सैंक्टिटी मिल गई, लीगल राइट बन गया ये। और इसको हम आर्टिकल 21 से भी लिंक करके देख सकते हैं, क्योंकि राइट टू लाइफ के लिए हमें खाना ज़रूरी है। तो उस राइट को कैसे इन्हांस किया गया, ये एक राइट बेस्ड अप्रोच लिया गया कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के ज़रिए हम फूड का गारंटी प्रोवाइड करते हैं। फिर पोस्ट 2015 जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया, तो उसमें आपका न्यूट्रिशन के बारे में मेंशन था गोल 2 में, तो पोषण अभियान जैसे जो अभियान है उसको लिया गया। तो ये चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। तो अभी चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू अगर देखें तो जो आपकी एक जैसे आपकी एपिडेमिक होती है, उसी तरह से हमारे देश में क्या है, स्टंटिंग हो, वेस्टिंग हो, अनीमिया हो, एक आपकी एपिडेमिक की तरह फैल रही है बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड। सिस्टमेटिक अगर देखें तो ओवर रिलायंस है सीरियल्स पे, 70% कैलोरी इनटेक पे ध्यान दिया जाता है। तो इसीलिए क्या है, आपके पल्सेस को उगाना या फिर जो डिफरेंट अदर फूड है लाइक आपके मिल्क प्रोटीन हो या फिर मीट का प्रोटीन हो, उसका जो हम अल्टरनेट है उसको और एनहांस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो हम स्मार्ट प्रोटीन को और अफोर्डेबल हमें बनाना होगा। अभी ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, 377 प्रोडक्ट है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, R&D काफ़ी कम है, तो इसीलिए जो प्रोडक्ट है वो बेटर नहीं हो पा रहा है, चीप नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे देश में क्या है, जो लैब ग्रोन फूड होता है या फिर लैब फूड होता है उसको लेके एक स्केप्टिसिज्म है ही, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो नेचुरल फूड है वही बेटर है। नो डाउट बेटर है, लेकिन जब इसका अल्टरनेट नहीं है तो हमें लैब ग्रोन फूड को भी इस्तेमाल करना होगा ताकि हम हेल्थ को बेटर रख सकें। नेक्स्ट है रेगुलेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल एक चैलेंजेस देखा जाता है, जैसे DBT हो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हो या फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, तो इनके अंदर डिले देखा जाता है इन अप्रूवल। तो इसीलिए जो डिफरेंट स्टार्टअप्स है वो नहीं बन पाती है, फूड्स को डेवलप नहीं कर पाती है। एनवायरमेंटल कंसर्न अगर देखें तो लाइफ स्टॉक हो तो, या फिर लाइफ स्टॉक क्या करती है, अभी वाटर इंटेंसिव है, इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो ये सस्टेनेबिलिटी के अगेंस्ट है। प्लस आपका जो मीथेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है एनवायरनमेंट में रिलीज होता है, या फिर डिफरेंट शॉर्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस भी बढ़ता है बिकॉज ऑफ मीट प्रोडक्शन या फिर मीट कंजम्पशन से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये सभी चैलेंजेस है इसमें। नेक्स्ट जो की टर्म्स है उनका एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है कि फंक्शनल फूड क्या है, फूड डेट प्रोवाइड हेल्दी बेनिफिट्स, जिसमें सब बेनिफिट्स रहती है उसको फंक्शनल फूड कहा जाता है। स्मार्ट प्रोटीन क्या है, जो लैब बेस्ड आपकी चिकन या हो या फिर जो मीट है उसको डेवलप किया जाता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन क्या है, जो हम लेग्यूम, सीरियल्स, सीड्स, नट्स से हमें प्राप्त होती है। फर्मेंटेशन ड्रिवन फ्रूट क्या होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके, जैसे फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, फर्मेंट करके प्रोटीन को बनाया जाता है। कल्टीवेटेड मीट क्या होता है, जिसको लैब में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, मतलब जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए, माइक्रो मैक्रो प्रोटीन, उसी को न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कहा गया है। बायो इकोनॉमी क्या है, तो जो आपकी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट है उसको लेके जब हम उसमें और वैल्यू ऐड करेंगे तो उसी को कहा गया है बायो इकोनॉमी।
लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस से अगर इसको हम देखें तो एक नंबर वन ये है कि यूटिलिटेरियनिज्म के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर देखना है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, बेटर फूड को डिज़ाइन करना है, बेटर फूड का प्रोडक्शन करना है ताकि सभी को जो एक हेल्दी लाइफ है वो मिल सके। और एक इंटरजनरेशनल इक्विटी भी रखनी ज़रूरी है कि आज हम इस तरीके से आपके फूड को इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो इन फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन है उसका जो नीड है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी हम डेवलपमेंट करेंगे फूड में वो सस्टेनेबल होना चाहिए, क्लाइमेट स्मार्ट होना चाहिए। तो एथिक्स ऑफ फूड क्या कहता है कि जो फूड है वो सभी के लिए अवेलेबल होना काफ़ी ज़रूरी है, और इसी के साथ जो एनिमल वेलफेयर है उसमें भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें एनिमल राइट्स का भी एक मुद्दा हम देख सकते हैं। बाकी डायमेंशन अगर सोशली देखें तो फूड सिक्योरिटी के साथ अगर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं रहता है तो क्या होता है, चाइल्ड स्टंटिंग, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम देखा जाता है। पॉलिटिकली देखें तो गवर्नमेंट को रीओरिएंट करना है इंडिया का पॉलिसी को, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन करना है ताकि हम क्या कर सके, बेटर फूड सिक्योरिटी, बेटर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इन्हांस कर सके। और इसके लिए इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है, जैसे हेल्थ है, साइंस है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्स इंडस्ट्रीज है, इनके बीच कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करना। लीगली अगर देखें तो न्यू लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज प्री रिक्विजिट। तो जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनको क्या करना है, जो फूड का स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करवाने में, जो लेवलिंग लॉस है उसको इन्फोर्स करवाने में बेटर रोल प्ले करना है। एथिकली देखें तो आपका एनिमल वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान देना है। देन फूड जो है आपका उसमें अगर देखें तो लैब ग्रोन जो फूड है तो उसको लेके जो एक प्रॉब्लम है या फिर जो एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है उसको हमें शिफ्ट करना ज़रूरी है, लोगों के बीच अवेयरनेस देना ज़रूरी है। जो भी फूड आएगा, जो भी न्यूट्रिशनल चीज़ें आएंगी उसमें इक्विटी इंश्योर करना ज़रूरी है। इक्विटी का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ रिच लोग अगर एक्सेस कर पाते हैं, पोर एक्सेस नहीं कर पाते हैं तो उससे अनफेयरनेस रहेगा, तो वो हमें इंश्योर कराना ज़रूरी है। इंटरनेशनली देखें तो डिफरेंट जो नेशन है उनके साथ हम क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सकते हैं। जैसे सिंगापुर ने जिस तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि सिंगापुर एक काफ़ी आपका डेवलप नेशन है तो उससे हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। बाकी जो बायो इकोनॉमी है उसकी अपॉर्चुनिटी भी इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा है, लगभग $140 बिलियन है बाय 2030। चैलेंज में क्या हम देख सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वर्कफोर्स अपस्किलिंग का एक प्रॉब्लम है जिसको टैकल करना होगा। बाकी आप अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी की कौन सी किताबें पढ़ेंगे वो आपको देखना ज़रूरी रहेगा, जैसे 9, 10, 12, फिर आपका 12 का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोलॉजी का चैप्टर्स, साइंस का चैप्टर लाइफ प्रोसेस, देन इकोनॉमी, ये सब हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो भी हमने पढ़ा है अभी उसको हम सोशल इशू के हिसाब से देख सकते हैं। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू में मेल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, फिर पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू को भी लिंक कर सकते हैं। पेपर टू गवर्नेंस से लिंक कर सकते हैं पॉवर्टी, हंगर को, कि अभी तक हम पूरी तरीके से टैकल नहीं कर पाए हैं। फिर जीएस पेपर 3 में हम फूड प्रोसेसिंग को देख सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग के डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट में हम बायोटेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी में, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में, वो हम देख सकते हैं। वे फॉरवर्ड में अगर देखें तो एस्टैब्लिश करना है क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्पेशली बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड करना ज़रूरी है रिगार्डिंग लैब फूड। प्रमोट करना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को ताकि बेटर मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके। इन्वेस्ट करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इन इंडिजेनाइजेशन। अपस्किल करना है ऑफ वर्कफोर्स, इंश्योर करना है फार्मर्स का इंक्लूजन का, और स्ट्रेंथन करना है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन का। तो हमें फूड सिक्योरिटी के लिए, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए ये जो पॉइंट है ये हम वे फॉरवर्ड में एक एक लाइन में हम आंसर इसका दे सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इकोनॉमी और एनवायरनमेंट प्लस इक्विटी से जुड़ा हुआ है या फिर फेयरनेस से। सो नेक्स्ट आर्टिकल, वी नीड अ पॉलिसी अप्रोच टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट चैलेंज। तो बिगेस्ट चैलेंज में इसमें स्पेशली मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि 3 चैलेंज के बारे में हम इसमें देख सकते हैं। नंबर 1 जो आपका क्लाइमेट इकोनॉमी, देन क्लाइमेट, एंड देन जो इनइक्विटी है।
उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल डिस्कस कर रहा है। तो इसमें ये आर्टिकल स्पेशली आर्ग्यू कर रहा है वर्ल्ड का जो इंटर कनेक्टेडनेस ऑफ चैलेंजेस है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, इरोजन ऑफ द मिडिल क्लास है। इरोजन ऑफ द मिडिल क्लास मतलब जो इनइक्वालिटी देखी जा रही है, एंड जो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो अभी इसमें स्पेशली जो आपके ऑथर हैं उन्होंने लिखा है कि जो ओल्ड मॉडल है उसको क्रिटिसाइज़ किया है कि जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिया जाता है उसको प्योर मार्केट बेस्ड सॉल्यूशंस उसमें नहीं रखना चाहिए। ये हमेशा इनसफिशिएंट ही होता है। अगर प्योर मार्केट बेस्ड सोल्यूशन लेंगे तो उससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा ही होगा, क्योंकि जो मार्केट है या फिर जो कैपिटलिस्ट है या फिर जो इन्वेस्टर्स है वो हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, और जो पॉलिसीज़ वो लेंगे वो हमेशा ही अनसस्टेनेबल रहेगा। या फिर गवर्नमेंट भी जो पॉलिसीज लेंगी टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो भी क्लाइमेट के फेवरेबल नहीं रहेगा। और उसमें क्या है, जो मिडिल क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होते रहेगा। जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल, आपके इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे ना मिलना, ओवर टाइम के लिए बेटर वेजेस ना मिलना, बेटर वर्किंग कंडीशन ना मिलना, ऐसे प्रॉब्लम होती रहेंगी। और अगर ट्रेडिशनल स्टेट लेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेते रहे, जो ओल्ड स्टाइल है जिसमें टॉप डाउन स्टेट कंट्रोल रहता है, वो भी इसका आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है, क्या नया अप्रोच है, किस तरीके से हम मार्केट को और स्टेट का हिसाब से ना देखते हुए हम एक न्यू अप्रोच ले सकते हैं, वही इसमें डैनी रॉड्रिक ने आपका एडवोकेट किया है कि एक वेंचर सम अप्रोच होना चाहिए। स्पेशली इसमें वेंचर सम अप्रोच में उन्होंने बॉटम अप एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के बारे में जिक्र किया है कि सब नेशनल एक्सपेरिमेंट्स होना ज़रूरी है। सब नेशनल एक्सपेरिमेंट से क्या मतलब होता है, जैसे नेशन हो गया, नेशन के अंदर स्टेट है, स्टेट के अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो डिस्ट्रिक्ट, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, उसके बाद आपका ऊपर जाना चाहिए। तो उसी को कहा गया है कि लोकल मॉडल, जहाँ पे हर स्टेक होल्डर क्या करेगा, पार्टनरशिप करेगा, और उस पार्टनरशिप के ज़रिए जो डिफरेंट सिविक ग्रुप्स रहेंगी, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या फिर आपके फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हो या फिर आपके कोऑपरेटिव्स हो, उसके ज़रिए जो डेवलपमेंट रहेगा उसमें क्या है, एक सेंस ऑफ स्टेवर्डशिप भी रहेगा लोगों के पास टुवर्ड्स इकोनॉमी, टुवर्ड्स सोसाइटी एंड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। तो इसीलिए क्या करना है, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर मार्केट बेस्ड अगर देखें तो उसमें मार्केट क्या है, जो आपके डिफरेंट अदर स्टेक होल्डर्स है उनको सिर्फ कंज्यूमर की तरह ही देखेंगे या फिर वर्कर की तरह ही देखेंगे। लेकिन जब बॉटम अप या फिर एक्सपेरिमेंटल चीज़ें की जाएंगी एट लोकल लेवल, तो उससे क्या होगा, जो सिविल सोसाइटी है, सिविक ग्रुप्स है, वो पार्टिसिपेट करेंगे इन इकोनॉमी, इन सोसाइटी, इवन इन क्लाइमेट रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो इसीलिए कोलैबोरेटिव अप्रोच लेना काफ़ी ज़रूरी है। और उसमें आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो या फिर आपका टेक्निकल एक्सटेंशन हो, ट्रेनिंग हो, ये सभी स्टेक होल्डर्स को मिलेगा रिगार्डिंग इकोनॉमी, सोसाइटी एंड क्लाइमेट। तो इसीलिए हॉलिस्टिक मल्टी ऑब्जेक्टिव पॉलिसी को साइमल्टेनियसली लेना ज़रूरी है कि क्लाइमेट चेंज को दूर करने के लिए ग्रीन कोalition होना ज़रूरी है, जो जॉब भी क्रिएट करेगा, जो मिडिल क्लास को और स्ट्रेंथन करेगा, और जो इन इक्विटी है उसको दूर करेगा। तो इसीलिए जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी और सर्विसेज है उसको रीडिफाइन करना काफ़ी ज़रूरी है, और जो वर्कर्स है उनको एम्पावर करना ज़रूरी है ताकि वो भी क्या कर सके, बेटर डिसीजंस ले सके। तो अभी उसी चीज़ का अगर हम थोड़ा हिस्ट्री देखें तो पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड अगर देखें 1950 से 70 तक, तो इसमें एक आपका एरा ऑफ डेवलपमेंटल स्टेट था कि हर स्टेट ने ये ध्यान दिया था कि अपने आप को डेवलप किया जा सके और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन लिया जा सके। इन केस ऑफ इंडिया ऑल्सो कि हम इंपोर्ट कम करेंगे, हम चीज़ों को बनाएंगे और उसको एक्सपोर्ट करके कमा के स्टेट को डेवलप करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेंगे, सोसाइटी को अपलिफ्ट करेंगे। तो इसमें आपके गवर्नमेंट डेट इज़ जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, सभी ने इन चीज़ों में ध्यान दिया। तो ये ओल्ड इंडस्ट्रियल अप्रोच था जिसमें सिर्फ डेवलपमेंट को ही ध्यान में रखा गया, ग्रोथ को ही सिर्फ ध्यान में रखा गया, एनवायरनमेंट को ध्यान में नहीं रखा गया। न्यू लिबरल एरा में अगर देखें 1980s टू 2000, तो इसमें वाशिंगटन कंसेंसस आया जिसमें स्टेट का रोल काफ़ी कम हो गया, स्टेट डीरेगुलेट करने लगा, स्टेट आपका रोल
रोल आउट होने लगा, और प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट है या फिर एमएनसीज है वही मोस्ट ऑफ द डिसीजंस मार्केट के हिसाब से लेने लगी, पर्सनल प्रॉफिट के हिसाब से लेने लगी, जिससे क्या है सोसाइटी में आपका क्राइसिस जनरेट होने लगा, इनइक्वालिटी का बढ़ना, वेल्थ में हो, क्लास में हो। फिर 2008 में हम फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करते हैं, और तभी आपका जो हाइपर ग्लोबलाइजेशन है उसका फेलियर दिखने लगा और इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। फिर क्या हुआ, आपका हाइपर ग्लोबलाइजेशन की जगह एक रेगुलेटेड ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट फिर से डेवलप होने लगा, डी ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा, और जो आपकी वेलफेयर अप्रोच है जो जॉन मेनर्ड केन्स साहब ने आपके ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1930s में जो दिया था उसका फिर से इसमें रिवाइव हो गया उस आइडियोलॉजी का। और आज के समय पे देखें न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर है जो ली गई है वो भी आपकी क्या है स्पेशली मार्केट ड्रिवन ही देखी जाती है। तो उसको क्या करना है आपका, इसमें जो कहा गया है बॉटम अप एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, कोलैबोरेटिव अप्रोच एंड हॉलिस्टिक अप्रोच लेना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो चैलेंजेस क्या है, तो जो मार्केट बेस्ड अप्रोच लिया जा रहा है उसमें पॉलिटिकल सपोर्ट रहता है, एक क्रॉनिज्म रहती है। तो क्रॉनिज्म क्या है, जिसमें आपके एक पॉलिटिकल एंड बिजनेस नेक्सस देखा जाता है। इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाती है, स्पेशली बॉटम अप जो अप्रोच होता है उसमें कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बहुत समय पे ये फिजिबल नहीं होता है एक बड़े देश के लिए। उल्टा और क्या है, अगर स्टेट आपकी अगर बॉटम अप अप्रोच लेने लगे, जैसे आपके लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या फिर कोऑपरेटिव्स हो या फिर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हो, तो उनको फिजिकल सपोर्ट देना पड़ता है। तो उससे क्या है, एक फिजिकल जो बर्डन है वो बढ़ता है, और एक इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट भी देखा जाता है, प्रोटेक्शनिज्म की नेशनल सिक्योरिटी के लिए मेड इन अमेरिका, मेड इन इंडिया, इन सभी पॉलिसीज़ में देखा जाता है कि एक जियोपॉलिटिकल टेंशन्स नेशन के बीच में आने लगती है। फिर जो बॉटम अप है उसमें स्केलिंग एंड मेजरमेंट का भी प्रॉब्लम देखा जाता है कि किस ये मतलब देखना ज़रूरी होता है कि क्या ये कोलैबोरेटिव इनोवेशन ज़्यादा जॉब क्रिएट करेगा या फिर जॉब को ख़त्म कर देगा, उस तरीके की प्रॉब्लम देखी जाती है। बाकी जो की टर्मिनोलॉजीज है ऑलरेडी जो चीज़ें बताई है उसमें हमें मिला है। तो लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस से अगर हम देखें तो एक कम्युनिटेरियनिज्म और लोकलिज्म को रखना है इंस्टेड ऑफ टेक्नोक्रेटिक लिबरलिज्म जो रूल्ड बाय एक्सपर्ट है, और प्रोडक्टिविज्म में ध्यान देना है, हर स्टेक होल्डर का ध्यान देना है, हर स्टेक होल्डर का बेनिफिट को ध्यान देना है, डिग्निटी ऑफ लेबर को मेंटेन करना है। नेक्स्ट इसका डायमेंशंस हमने जो भी पढ़ा उससे आप इसका डायमेंशंस को समझ सकेंगे। तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो सिर्फ मार्केट लेड अगर हम देखें तो नहीं होगा, स्टेट गाइडेड कोलैबोरेटिव फोकस रहना ज़रूरी है, और एथिकली देखें तो जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका शेयर्ड प्रोस्पेरिटी आना ज़रूरी है। लीगली देखें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको भी कोलैबोरेटिव अप्रोच को लेना काफ़ी ज़रूरी रहेगा ताकि हम हर तबके के इंसान का डेवलपमेंट जो है वो करवा सके। नेक्स्ट, अब अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी को समझने के लिए कौन सी किताबें पढ़ेंगे, बेसिक्स को समझने के लिए वो हमने इसमें मेंशन किया है, चैप्टर वाइज भी दे दिया है। तो इनको पढ़ेंगे तो और आइडिया जो है आपका बढ़ेगा। वे फॉरवर्ड में क्या करना है, जैसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लिया गया है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लिया गया है ताकि इंसेंटिव दिया जा सके और प्रोडक्शन को लोकल लेवल पे करवाया जा सके। फिर इंटीग्रेट करना है गुड जॉब विथ ग्रीन गोल्स, जैसे पंचामृत स्ट्रैटेजी है, इसको भी ध्यान में रखते हुए ही हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको अचीव करना काफ़ी ज़रूरी है। मूव PIL फ्रॉम सब्सिडीज टू कोलैबोरेशंस, तो सिर्फ हमें जो PLI है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, तो सिर्फ उसी में सिर्फ इंसेंटिव देने से नहीं होगा, उसमें कोलैबोरेशंस भी इंश्योर करना काफ़ी ज़रूरी है। और क्रिएट करना है इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर सर्विसेज, तो डिफरेंट सर्विसेज के लिए आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी लेना काफ़ी ज़रूरी है ताकि जो जॉब है उसको डिग्निफाइड तरीके से क्रिएट किया जा सके, बेटर पे दिया जा सके, मोर ऑटोनॉमी दिया जा सके टू दी वर्कर्स। एम्पावर करना है स्टेट को एंड लोकल गवर्नमेंट को ताकि जो भी जॉब क्रिएट होती है वो बेटर जॉब हो, डिग्निफाइड जॉब हो, प्रोडक्टिव जॉब हो। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। कोई चीज़ें अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।